हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हम चैप्टर 6 देख रहे थे, वो था ऊतक। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं और आज इसको ख़त्म ही कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था 6.3 जंतु ऊतक। फ्रेंड्स, जब हम सांस लेते हैं तो हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं और शरीर के ये अंग गति कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिसे हम पेशीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना यही अंगों को गति प्रदान करता है। ठीक है, जैसे सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं और ये ऑक्सीजन जाती कहाँ है, तो ये फेफड़ों के द्वारा अब्जॉर्ब की जाती, मतलब अवशोषित की जाती है और रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा दी जाती है। ठीक है, तो कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लास्ट कुछ पॉइंट्स में पढ़ा था। तो रक्त अपने साथ ऑक्सीजन के साथ साथ अनेक प्रकार के पदार्थ भी ले जाती हैं, है ना। और पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन लेके जाता है? तो रक्त ही लेके जाता है। और इसी तरह हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है और ये शरीर के सभी भागों से क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थ, है ना, तो उनको इकट्ठा करता है और यकृत और क्या बोलते हैं, वृक्क, किडनी, तो वहाँ तक उत्सर्जन के लिए पहुँचाता है ना, एक्सक्रिएशन के लिए। ठीक है, तो रक्त और पेशियाँ दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। ओके, तो उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। ठीक है, और पेशी ऊतक का प्रकार है। ठीक है, तो ये सब क्या है? हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पादप ऊतकों के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये एक अमाशय का चित्र है और इसकी जो मतलब बाह्य आवरण होती है ना, उसका काट यहाँ पर दिखाया गया है। अगर इसको आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये पूरी पेशी कोशिकाएं हैं और इनमें से सिर्फ एक कोशिका को यहाँ पे देख सकते हैं और ये क्या है? इसमें केंद्रक है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 6.3 का 1। ये है एपिथेलियमी ऊतक, है ना। तो फ्रेंड्स, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक कहलाते हैं, है ना। तो एपिथेलियमी मतलब एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और जो क्या बोलते हैं उनको, ग्लैंड्स हैं, है ना, गुहिकाओं बोलते हैं जिनको, उनको ढके रहते हैं और ये अलग अलग प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग रखने के लिए मतलब एक अवरोध का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये अमाशय है तो इसके चारों ओर कौन सा ऊतक पाया जाएगा? एपिथेलियमी ऊतक। ठीक है, और मान लो यहीं पर दूसरा हमारा अंग कोई होगा तो उन दोनों को सेपरेट करने का काम क्या करेगा? एपिथेलियमी ऊतक ही करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे कि त्वचा मतलब स्किन, मुंह और आहार नली, है ना, रक्त वाहिनी की नलियाँ और उसके अंदर के जो अस्तर बोलते हैं जिनको लाइनिंग बोला जाता है, और फेफड़े की कुपिकाएँ और वृक्क की नली मतलब वृक्क की जो नली होती है, इन सभी में एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, और ये एक मतलब परत का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इन परतों के बीच में चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं और कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। मतलब आगे हम डायग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो बहुत कम होते हैं, है ना। तो जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर जरूर गुजरता है। ठीक है, और इसके बाद विभिन्न प्रकार की जो एपिथेलियमी कोशिकाओं हैं
कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर और बाहरी वातावरण और शरीर के अलग अलग अंगों के बीच में पदार्थों के आदान प्रदान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो सामान्यतः सभी एपिथेलियमों को एक बाहरी रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मतलब एक एपिथेलियम जो ऊतक है वो दूसरे से किसके द्वारा सेपरेट रहती है, तो उसके नीचे एक झिल्ली टाइप की संरचना होती है जिसके द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के जो एपिथेलियम की संरचना है वो अलग अलग प्रकार की होती है, जो कि अलग अलग कार्यों पर मतलब उनके कार्य के आधार पर निर्भर करती है। अब एग्जाम्पल के लिए हम कैसे जानेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। आकृति एवं कार्य के आधार पर इसे सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमी तथा ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसको थोड़ा डिटेल भी कर लेते हैं। पहले आप डायग्राम देख लीजिए। ये है घनाकार, आप इसके आकार से ही जान सकते हो, क्यूबाइडल शेप में है। ये शल्की मतलब स्केल्स टाइप में होगा। ये स्तंभाकार मतलब कॉलमनर, और ये स्तरित मतलब लेयर्ड। ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक लेयर बनी हुई है, और ये आप देख रहे हो लंबे लंबे कॉलम के रूप में है ना। तो उसी के मतलब इनके रचना के आकार रचना और आकार के आधार पर और इनके कार्य के आधार पर इनको ये नाम दिया गया है, शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमी, ग्रंथिल। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, कोशिकाओं में रक्त नलिका है ना, मतलब जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं उनकी लाइनिंग, और मतलब या ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाई जाती हैं? चपटी एपिथेलियमी मतलब ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, और इनको क्या कहा जाता है? इनको ही सरल या शल्की एपिथेलियम ऊतक कहा जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही पतली और चपटी होती हैं और कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। जैसे कि डायग्राम में एक बार और देखिए आप, ये है शल्की एपिथेलियम कोशिकाएं, तो यही होती हैं जो कहाँ पर पाई जाती हैं? ब्लड कैपिलरीज के लाइनिंग में। ठीक है, ये बहुत ही पतली और चपटी होती हैं। ठीक, फिर सेकंड क्या है? स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? आंत के भीतरी स्तर मतलब और श्वास नली में पाई जाती हैं। तो मतलब आहार नली और मुंह का जो स्तर होता है वो किससे? सल्की एपिथेलियम ऊतक से ही ये मतलब रक्त नलिका और आहार नली में क्या पाई जाती है? शल्की एपिथेलियम ऊतक। कंफ्यूज मत होइएगा आप, यहाँ पर लिखा भी है रक्त नलिका स्तर, आहार नली, मुख का स्तर, त्वचा, ये शल्की एपिथेलियम ऊतक। स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक तो ये कहाँ होती है? आहार नली और आंत के भीतरी स्तर और श्वास नली में। फिर घनाकार एपिथेलियम ऊतक, ये वृक्की नली, लार ग्रंथि का स्तर। फिर स्तरित शल्की एपिथेलियम ऊतक, तो ये त्वचा का बाह्य आवरण बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, शरीर का जो रक्षात्मक कवच है ना, मतलब त्वचा, तो ये इन्हीं शल्की एपिथेलियम से बना होता है। और त्वचा की एपिथेलियमी कोशिकाएं मतलब इसको कटने फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चूँकि ये कई परतों में पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरित शल्की एपिथेलियम कहा जाता है, जो लास्ट वाला है। ठीक है, और फ्रेंड्स जहाँ अवशोषण और स्त्राव होता है ना, सिक्रेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि आंत की भीतरी लाइनिंग, वहाँ लंबी एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं मौजूद होती हैं, और यह स्तंभाकार एपिथेलियमी और एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, ये स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। और
श्वास नली में भी स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक होते हैं और इनमें सीलिया पाए जाते हैं, मतलब सीलिया को पक्षमाप भी बोला जाता है, जो कि एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं और ये पक्षमाप गति कर सकती हैं और इसकी गति श्लेष्मा मतलब म्यूकस को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती हैं और इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षमाभी या स्तंभाकार एपिथेलियम भी कहते हैं। ये वाला जो सेकंड नंबर का आप देख रहे हो। फिर घनाकार एपिथेलियम, तो ये वृक्क नली और लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करती हैं। ये घनाकार क्यूबॉइडल शेप जो है, ठीक। तो ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में मतलब ग्लैंड्स के रूप में और होती हैं, ठीक है। मतलब ग्रंथि कोशिका के रूप में उनके ऊपरी परत में पाई जाती हैं और ये एक विशेष काम और करती हैं। क्या करती हैं कि जो एपिथेलियमी ऊतक इनकी सतह पर होते हैं वो ऐसे पदार्थों का स्त्राव करती हैं, सिक्रेशन करती हैं और कभी कभी एपिथेलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है और बहुत कोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। ये ग्रंथिल एपिथेलियम कहलाते हैं, ठीक है, मतलब ग्रेन्युलेटेड एपिथेलियम। ओके, तो यहाँ पर हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब 6.3 का 2 देखेंगे। हमने एपिथेलियमी ऊतक के बारे में जाना, अब हम संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, उसी तरह अस्थि भी एक संयोजी ऊतक है ना। तो इनको संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इसके बारे में यही बताया गया है। चलिए हम जानते हैं कि इस तरह के ऊतक के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो संयोजी ऊतक की कोशिकाएं क्या होती हैं? आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतराकोशिकीय अधात्री मतलब मैट्रिक्स में धसी होती हैं, ठीक है। और ये अधात्री मतलब मैट्रिक्स जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती हैं, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स हैं इनकी प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। ओके फ्रेंड्स, अगर रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखें तो रक्त के तरल अधात्री मतलब उसके जो मैट्रिक्स भाग है उसको ही हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसीज है ना, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसीज या प्लेटलेट्स जो हैं वो निलंबित होते हैं, है ना। तो प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी होते हैं। तो रक्त गैसों मतलब शरीर में पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित करता है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रक्त के बारे में डिटेल में जाना। अब हम अस्थि के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मैंने रक्त के बारे में बताया कि एक संयोजी ऊतक है। अब हम अस्थि कैसे संयोजी ऊतक है इसके बारे में जानेंगे। तो अस्थि संयोजी ऊतक का एक मतलब और दूसरा उदाहरण है, ठीक है। ये हमारे शरीर के कंकाल का निर्माण करता है मतलब पंजर का निर्माण करता है और शरीर को आकार प्रदान करता है ना। तो और क्या करता है, उसके साथ साथ हमारे शरीर में जो मांसपेशी है उनको भी सहारा देती है और शरीर के जो मुख्य अंग है उनको भी सहारा देती है। यह ऊतक है जो कि मजबूत और कठोर होता है। तो अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के मतलब अस्थि के कार्य जो हैं और उनके गुण हैं, है ना, तो उसके आधार पर हम जानेंगे। तो अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में मतलब कठोर मैट्रिक्स में धसी होती हैं जो कि कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। आपको पता है ना कि कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं हड्डियां, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से स्नायु मतलब लिगामेंट, लिख लीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजन होता है लिगामेंट और टेंडन में। तो लिगामेंट से जुड़ी होती मतलब दो अस्थियां आपस में कैसे जुड़ी होंगी? लिगामेंट के द्वारा। हमने बोन्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना।
और इसी को क्या बोला जाता है, स्नायु बोला जाता है, मतलब अस्थि बंधान तंतु कहते हैं, इसी से जुड़ी होती हैं। और यह ऊतक बहुत ही लचीला और मजबूत होता है। स्नायु में बहुत कम अधात्री मतलब मैट्रिक्स बहुत कम होते हैं। एक जो अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है वो है कंडरा मतलब टेंडन, जिसको टेंडन बोला जाता है। तो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। लिगामेंट क्या करता है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है, जबकि टेंडन मांसपेशी को अस्थि से जोड़े रखता है। ठीक है, कंडरा क्या है, बहुत मजबूत और थोड़ा कम लचीलेपन वाला होता है और ये रेशेदार ऊतक होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उपास्थि मतलब कार्टिलेज। ये एक अन्य संयोजी ऊतक है और यह नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि हम कान की जो कान है उसको उपास्थि जो है उसको मोड़ सकते हैं, पर हाथ की अस्थि को नहीं। तो सोचिए क्यों, तो ये दो ऊतक किस प्रकार से अलग अलग है, मतलब अस्थि भी एक ऊतक है और कार्टिलेज भी एक ऊतक है, मगर दोनों में अंतर है ना। क्यों, क्योंकि इसके जो मैट्रिक्स हैं उसके ही कारण कार्टिलेज और अस्थि में अंतर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एरियोलर संयोजी ऊतक। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच में रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। ओके, और आंतरिक अंगों को मतलब आंतरिक अंगों को सहारा भी प्रदान करता है, ऊतकों की मरम्मत में भी सहायता करता है। ठीक है, क्या, एरियोलर संयोजी ऊतक। फिर नेक्स्ट है वसामय ऊतक। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, तो हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होती है, मतलब लिपिड वसा का संग्रह करने वाले वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक भागों के बीचों में पाया जाता है। ठीक है, इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरा होता है, मतलब ग्लोब्यूल्स के रूप में होता है ना। हमने एनिमल्स टिश्यू के बारे में पढ़ा, एनिमल सेल के बारे में पढ़ा और प्लांट सेल के बारे में पढ़ा। प्लांट सेल्स में हमने लिपिड्स की जो ग्लोब्यूल्स है वो नहीं देखे, जबकि एनिमल सेल्स में हमने देखा। ठीक है, तो वसा संग्रहित होने के कारण ये ऊष्मा की कुचालक का भी कार्य करती हैं। ठीक है ना, इसी से हमारे शरीर में गर्माहट आती है। अब यहाँ पर हम इनके डायग्राम्स देख लेते हैं। ये आप देख रहे हो, ये एरियोलर टिश्यूज़ का डायग्राम है। ये क्या है, तो ये रेश कोरक मतलब फाइब्रोब्लास्ट, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको ये फाइब्रोब्लास्ट है। फिर यहाँ पर ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये वृहद भक्षकाणु। ठीक है, फैगोसाइटो है ना। फिर ये क्या है, ये कोलेजन फाइबर हैं, ये जो लंबा लंबा दिख रहे हैं। फिर ये जालिका फाइबर, प्लाज्मा कोशिका और ये संप्रेषणी कोशिका। तो ये डायग्राम किसका है, एरियोलर टिश्यू का। ठीक है, अब ये दूसरा कौन सा है डायग्राम, एडिपो या वसामय ऊतक का। ये आप देख रहे हो बड़ी बड़ी ग्लोब्यूल्स के रूप में है ना, तो यही क्या है, वसा ऊतक है। ठीक है, और वसा ऊतक में भी केंद्रक पाए जाते हैं, ये आप देख रहे हो। ठीक है, साइड में होता है वसा ऊतक के बिल्कुल किनारे में। ठीक, चलिए अब आगे और डायग्राम्स देखते हैं। ये अस्थि ऊतक। ठीक है, अस्थि के ऊतक इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ये सूक्ष्म नलिका आपको दिखाई दे रही और अस्थि में ही हैवर्स नलिका होती है। हम जो बोन वाला चैप्टर पढ़े थे वहाँ पर हमने हैवर्सनियन नलिका के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या है, अस्थि ऊतक। ये कचाभ स्नायु ऊतक, ये उपास्थाणु या कॉन्ड्रोसाइट कहलाता है। ठीक है, और ये कचाभ अधात्री मैट्रिक्स। फिर आगे देखेंगे हम
लाल रक्त कणिका, है ना, संयोजी ऊतक है ये भी। तो ये लाल रक्त कणिका और ये श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल या बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और प्लेटलेट्स, ये सब क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। तो आप देख सकते हो डायग्राम इसका, ठीक है। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो इनका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, क्योंकि हर जगह हमको हर डायग्राम जो है ऐसे क्लियर देखने को नहीं मिलता है ना। चलिए अब देखते हैं 6.3 का 3 पेशीय ऊतक। तो पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय रेशा मतलब मसल फाइबर भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी हैं। पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन भी कहते हैं। इसे संकुचन एवं प्रसार के मतलब इसी के संकुचन और प्रसार के कारण हमारे शरीर में गति होती है, ठीक है। कुछ पेशियों की उनको हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं, जैसे कि हाथ पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं, उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? ऐच्छिक पेशी या वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है, ठीक है। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं और शारीरिक गति में सहायक होती हैं, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के और गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं, ठीक है। देख रहे हो ये रेखित पेशी। तो इन ऊतकों की कोशिकाएं कैसी होती हैं? लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभिकीय, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डायग्राम हम आगे देखेंगे। आप नाम याद रखिएगा, रेखित पेशी। फिर सेकेंड क्या है? अरेखित पेशी। तो फ्रेंड्स, आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार और संकुचन जैसी कुछ गतियां हैं, ये ऐच्छिक नहीं होती है ना, और इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं किया जा सकता है ना। तो ये जो गतियां हैं मतलब चिकनी पेशियां, और चिकनी पेशियों को ही अरेखित पेशी कहा जाता है, ठीक है। इनको अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं और इनकी गति को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, ये अपना नियंत्रण स्वयं करती हैं। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो आँख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वसनी में पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये कोशिकाएं लंबी और इनका जो आखिरी सिरा है वो नुकीला मतलब तर्कुरूपी स्पिंडल शेप्ड होता है, और ये एक केंद्र की होती है, मतलब इसमें सिर्फ एक केंद्रक होती है। रेखित पेशियों में इनको बहुकेंद्रक बोला जाता है, इनमें कई केंद्रक होते हैं। हम डायग्राम में समझेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए आप, रेखित पेशी, यहाँ पर कई केंद्रक पाए जाएंगे, ये 1 2 3 4 है ना, और इनमें धारियाँ प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको रेखित पेशी बोला जाता है। ये चिकनी पेशी या अरेखित पेशी या फिर अनैच्छिक पेशी, ठीक है। ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं मतलब तर्कुरूपी, और इसमें सिर्फ एक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कार्डियक या हृदय पेशी। तो ये हृदय की पेशियों में, हृदय में पाया जाता है ना। तो हृदय की पेशियां क्या करती हैं? तो ये जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करती हैं, है ना। मतलब इन्हें भी अनैच्छिक ये भी अनैच्छिक पेशियां ही हैं, है ना। इनका भी कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं होता, ये स्वयं सिकुड़ना और फैलना इनका स्वयं होता है ना। फिर हृदय की पेशियां कैसी होती हैं? तो ये शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती हैं,
ये आप देख रहे हो बेलनाकार हैं, शाखान्वित हैं, यहाँ पर आपको देख रहे हैं, और एक केंद्रकीय होती हैं। ठीक है, और ये संरचना में रेखित पेशी की तरह होती है, मतलब इनमें धारियां प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, पर कार्य में अरेखित पेशी की तरह होती हैं। संरचना में रेखित पेशी की तरह, कार्य में अरेखित पेशी की तरह। ठीक है, तो इन्हें ही क्या कहते हैं, कार्डियक पेशी बोला जाता है। फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार की पेशी ऊतकों की संरचना की तुलना हम इस डायग्राम से हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6.3 का 4 तंत्रिका ऊतक। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है, और यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित हो जाती हैं और इसे उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती हैं। फ्रेंड्स, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। ओके, और इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें ही न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक और कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म होते हैं, है ना। इसमें लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में साथ साथ देखते जाइए। तो प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में एक मतलब इसी तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है ना, और जिसको क्या कहा जाता है, इसको एक्सॉन कहा जाता है, मतलब तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन। ठीक है, और बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध, यहाँ पर आप देख रहे हो जो शाखान्वित प्रवर्ध दिख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको डेंड्राइट्स कहा जाता है। ठीक है, एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, मतलब इसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मतलब आवश्यक होता है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर तंत्रिका ऊतक के बारे में भी जान लिया। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले जाना कि ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। फिर हमने पढ़ा पौधों के ऊतक मतलब पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभोज्योतक तथा स्थायी ऊतक। फिर हमने जाना विभोज्योतक मेरिस्टेमिक ऊतक जिसको बोला जाता है, एक विभोज्योतक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर स्थायी ऊतक विभोज्योतक से बने होते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। इसको सरल और जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। फिर हमने जाना कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार हैं, है ना, और जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के प्रकार हैं। फिर हमने पढ़ा जो हमने आज पढ़ा ये यहाँ तक तो हमने कल के वीडियो मतलब जो लास्ट वीडियो मेरा था उसमें हमने जाना। अब आज हमने जो पढ़ा वो देखते हैं, उसका रिवीजन करते हैं। तो एपिथेलियमी, पेशी, संयोजी और तंत्रिका ऊतक ये क्या होते हैं, जंतु ऊतक होते हैं, है ना। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियमी ऊतक को शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमी और ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। फिर हमने जाना हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं। तो ये हैं एरियोलर ऊतक, एडिपोज या वसामय ऊतक, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि, रक्त, ठीक है, मतलब रुधिर। फिर हमने जाना पेशी ऊतक के 3 प्रकार क्या क्या हैं, रेखित, अरेखित और कार्डियक मतलब हृदय पेशी। फिर हमने लास्ट में पढ़ा कि तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।
फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।